चैप्टर 2 एज पर एनसीईआरटी, ये है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्लास 9th में पढ़े हो और क्लास 8th में उससे पहले पढ़े थे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो जो पॉलिनोमियल है वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, पॉलिनोमियल्स का क्या है डेफिनेशन, तो डेफिनेशन के पीछे हमें नहीं जाना है, ठीक है। बस जो रेस्ट्रिक्शंस हैं पॉलिनोमियल, कौन कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, वो बस डिस्कस कर लें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमें किसी एग्जाम में नहीं आएगी। वैसे डेफिनेशन तुम्हें चाहिए तो पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल टर्म का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, देखो ऐसे लिखते हैं, द पावर को डिग्री भी बोलते हैं ऑफ वेरिएबल टर्म शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर के बारे में हमको पता है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स पावर में होना चाहिए। इंटीजर में काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं। जैसे देखो पॉलिनोमियल को डिफाइन कैसे करते हैं, तो कोई भी पॉलिनोमियल जब भी लिखेंगे हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, जी ऑफ एक्स, कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे 3x² - 5x + 2, इस तरीके से पॉलिनोमियल नहीं लिखेंगे हम, हमेशा इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये हो जाती है, इसमें जो भी वेरिएबल टर्म रखेंगे उसका पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। इसमें जीरो भी इंक्लूडेड है, जीरो भी इंटीजर होता है ना। तो जीरो और सारे के सारे नेचुरल नंबर, तो इसी को अगर थोड़ा सा और अदर लैंग्वेज में कहा जाए तो जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। सर अगर किसी वेरिएबल की पावर जीरो है तो वो तो 1 ही हो जाएगा, वो भी पॉलिनोमियल वेरिएबल ही हट जाएगा, वेरिएबल वो भी पॉलिनोमियल है, उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। किसी वेरिएबल का पावर अगर जीरो हो जाए, जैसे मान लो f(x = 5), ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, इसका नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैं बताऊंगा ये सब, ठीक है। अभी पहले धीरे धीरे चलते हैं एक एक करके। अच्छा, ये जीरो एंड नेचुरल नंबर, इन दोनों को मिला के कुछ नाम है सर? होल नंबर। होल नंबर्स, बहुत बढ़िया। तो इनको हम होल नंबर्स बोल सकते हैं, मतलब वेरिएबल टर्म का जो पावर है वो होल नंबर्स होने चाहिए। तो देखो अगर किसी ने लिखा है f(x = x + 1/x), बताओ ये पॉलिनोमियल है? सर नहीं, नहीं x है। का पावर -1, इसको फर्स्ट वाला टर्म x लिख देंगे और 1/x को हम x का पावर -1 लिख सकते हैं। तो -1 डेफिनेटली इंटीजर है, बट वो नेगेटिव इंटीजर है, तो ये वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक दूसरा एक्सप्रेशन लिखते हैं, आई डोंट नो ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। ये एक्सप्रेशन है 3x² + 9√x + 5। बताओ ये पॉलिनोमियल है? सर नहीं, क्योंकि x का पावर हाफ है। तो इसको लिखेंगे 3x², यहाँ देखो √x को कैसे लिख सकते हैं, 9x का पावर हाफ + 5, तो इस पावर हाफ हो गया, ये इंटीजर ही नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन में डिफरेंस है, हालांकि ये सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हो जाएंगे, ये सारे के सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैं, बट पॉलिनोमियल नहीं है। तो एक बात समझ में आनी चाहिए कि पॉलिनोमियल जो होते हैं वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं, बट सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होंगे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल टर्म का पावर कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो वो ही पॉलिनोमियल्स हमारे होते हैं। फिर होता है टाइप, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। तो टाइप में या कैटेगराइजेशन में हम दो कैटेगरीज बनाते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, एंड नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। देखो टर्म्स के बारे में क्या होता है, ये बात हमको पता होनी चाहिए कि प्लस या माइनस साइन जो होता है वो टर्म्स को डिवाइड करते हैं, हाँ सेपरेट कर सकते हैं। अलग करते हैं। यस, प्लस एंड माइनस साइन ऑलवेज सेपरेट्स द टर्म्स। प्लस एंड माइनस साइन से ही टर्म सेपरेट होते हैं। जैसे फर्स्ट वाले में पूछा जाए कितने टर्म्स हैं, क्या बोलोगे, ये फर्स्ट टर्म हो गया और प्लस साइन के बाद दूसरा टर्म हो गया, तो इसमें दो टर्म्स हैं। इसमें कितने टर्म्स हैं, देखो प्लस साइन एक तो यहाँ पे है, तो इसके पहले अलग टर्म, इसके बाद अलग टर्म,
तो ये एक टर्म, ये एक टर्म, फिर से प्लस साइन, तो ये 3 टर्म, इसमें 3 टर्म्स है। अगर इसी तरह से किसी ने पूछ दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड ए बी प्लस 2abc, इसमें बताओ कितने टर्म्स हैं? 2। इसमें सिर्फ 2 टर्म्स है। यहां से लेकर यहां तक ये पूरा सिंगल टर्म है। एक्स और वाई के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, वाई और जेड के बीच में मल्टीप्लीकेशन, सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो मल्टीप्लीकेशन कभी भी टर्म को सेपरेट नहीं कर सकता, तो ये पूरा का पूरा सिंगल टर्म काउंट होगा। प्लस साइन है तो ये टर्म सेपरेट हो गया। अब यहां से लेकर यहां तक ये पूरा सिंगल टर्म है, तो इसमें 2 टर्म्स है। ठीक, तो इसका ध्यान रखना। तो टर्म्स के बेसिस पे कितने टाइप का होता है पॉलिनोमियल? नंबर ए, इसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं? सिंगल टर्म। सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं मोनोमियल। जैसे एग्जांपल देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब, इसमें सिंगल टर्म है तो ये हमारा मोनोमियल है। एक दूसरा एग्जांपल, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, ये भी मोनोमियल है, सिंगल टर्म है। अगर 2 टर्म्स हो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं। एग्जांपल, एफ एक्स अगर लिखा जाए 3x प्लस 5 तो इसमें बाइनोमियल हो जाएगा क्योंकि 2 टर्म्स है। दूसरा पॉलिनोमियल जी एक्स इज इक्वल टू 10x स्क्वायर माइनस 5x, ये कैसा है? बाइनोमियल है, इसमें 2 टर्म्स है। 3 टर्म्स वाले को क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं। एग्जांपल, कोई बताएगा मुझे ट्राइनोमियल का एग्जांपल? सर x प्लस वाई प्लस जेड। x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, तो ये हमारा ट्राइनोमियल हो गया। और कोई एग्जांपल? 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, ये हमारा ट्राइनोमियल हो गया। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना ये क्या है? मतलब मोनोमियल है, बाइनोमियल है, क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2, ये बताओ क्या है? सर ये ट्राइनोमियल है क्योंकि 3x स्क्वायर और 9x स्क्वायर लाइक टर्म्स है तो वो ऐड हो जाएंगे। करेक्ट, ये वाला 12x स्क्वायर हो जाएगा। दोनों मिला के देख लेना, लाइक टर्म्स अगर आता है तो ऐड कर देना। 12x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2, ठीक है। लाइक टर्म्स जब भी मिलेंगे तो उनका ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब रही बात लाइक टर्म की, कोई मुझे बताएगा डेफिनेशन लाइक टर्म्स की? सर वेरिएबल सेम और पावर भी सेम है। करेक्ट, सेम बेस और सेम एक्सपोनेंट। टर्म्स which have same base and हम सेम बेस कह सकते हैं क्योंकि कोफिशिएंट तो अलग हो सकता है, जैसे कि p देखो बेस जनरली वेरिएबल में ही आता है, बेस और एक्सपोनेंट तो वेरिएबल में ही आता है। अब मान लो 5 का पावर 2 है तो ये इसको बेस और वेरिएबल नहीं बोल सकते ऐसे, क्योंकि ये एक तरह से कांस्टेंट है। हम अगर बोलें कि बेस का पावर कितना है तो हम जनरली ये कंसीडर करते हैं कि बेस हमारा वेरिएबल ही होगा, बट ऐसा कोई रूल नहीं है। इसमें भी 5 बेस है और 2 हमारा एक्सपोनेंट है। बट जब हम लिख रहे हैं ये टर्म्स विच हैव सेम बेस एंड सेम एक्सपोनेंट, तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वेरिएबल टर्म की बात हो रही है। कांस्टेंट टर्म कभी भी लाइक टर्म और अनलाइक टर्म डिसाइड नहीं कर पाएगा, वो वेरिएबल से ही आएगा। ओके, टर्म्स विच हैव सेम बेस एंड सेम एक्सपोनेंट। एग्जांपल बता सकते हो कुछ? सर जो आपने क्वेश्चन दिया है उसी में 3x स्क्वायर और 9x स्क्वायर उनके बेसिस और एक्सपोनेंट सेम है। सर बट 5 और 3 भी ऐड और सब्ट्रैक्ट एक साथ हो जाएंगे, तो उनमें तो बेस तो है नहीं उनमें। एक मिनट, क्या कह रहे हो? 5 एंड 5 एंड ये भी तो लाइक टर्म्स की तरह कह सकते हैं, कांस्टेंट टर्म्स। ये बिल्कुल लाइक टर्म्स है। यस सर, ऐड कर सकते हैं इनको। कांस्टेंट हमेशा लाइक टर्म होते हैं अगर वो रूट में ना आए तो। अब जैसे 5 है और √3 है, ये लाइक टर्म्स में काउंट नहीं होगा, ठीक है। ये वाला लाइक टर्म में काउंट नहीं होगा क्योंकि 5 और √3 को ऐड नहीं कर सकते, वो 5 प्लस √3 हो जाएगा। तो कांस्टेंट में ध्यान रखना पड़ता है कि वो हम मतलब रूट वाले टर्म्स ना ले। देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन can happen on like terms। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइक टर्म पे होता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी भी टर्म पे हो जाता है, लाइक हो या अनलाइक हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है।
multiplication and division happens on like and unlike terms, happen on both like and unlike terms as it follows. ये कौन सा रूल फॉलो करता है? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव। और कुछ So closure property. भी बोल रहे हो तुम लोग? ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉलो करता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। जैसे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स, देखो दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, एक्स स्क्वायर और एक लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि इनको हम ऐड नहीं कर सकते ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को ऐड नहीं कर सकते, एक्स क्यूब नहीं कर सकते, बट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का रूल फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगता है, जिसकी हेल्प से हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, नंबर 2। देखो डिग्री का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? सर डिग्री यानी पावर। So highest power of the polynomial. करेक्ट, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल टर्म हैं, उन सब पे जो हाईएस्ट डिग्री होती है वही पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो एक पॉलिनोमियल है हमारा, ये है x टू द पावर 5 प्लस 3x टू द पावर 4 प्लस 9x माइनस 10x टू द पावर 6 प्लस 18। ये सारे टर्म्स हैं इसके। कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। अब हमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है, तो ये दिमाग में मत बनाओ मिथ कि फर्स्ट टर्म का जो पावर होगा वही डिग्री हो जाएगा। कई बार पॉलिनोमियल हमको ऐसे ट्विस्ट करके लिखा होता है, आगे पीछे टर्म्स लिखे होते हैं, तो हमें इस केस में हर एक टर्म की डिग्री निकालनी होती है, हर एक टर्म की डिग्री। इस टर्म की डिग्री का मतलब वेरिएबल टर्म। अच्छा एक और बात बता दूं, ये पॉलिनोमियल में x जो है वो वेरिएबल है, इसका ध्यान रखेंगे। अगर y में लिखा हो तो y वेरिएबल रहेगा, है ना। तो इस पॉलिनोमियल में मान लो अगर xy प्लस y ऐसे लिखा है प्लस 10 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि x जो है वो कांस्टेंट है, ये वाला x कांस्टेंट ट्रीट होगा और सिर्फ वेरिएबल y रहेगा। इस वाले में कोई भी और वेरिएबल लेके आओ, अगर मान लो z a b c, तो ये सारे क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। इसमें वेरिएबल सिर्फ x रहेगा, तो ये मतलब होता है f ऑफ x का। आगे देखो, तो हर एक टर्म की डिग्री हम निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल है x, उसका पावर कितना है? 5 है, तो इस टर्म की डिग्री हो गई 5। सेकेंड टर्म में x का पावर कितना है? 4, तो इस टर्म की डिग्री हो गई 4। थर्ड टर्म में x का पावर कितना है? 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1। इस टर्म में x का पावर कितना है? 6, और इस टर्म की डिग्री, कांस्टेंट टर्म की डिग्री 0। बहुत बढ़िया। कैसे? देखो 18 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री का मतलब ये है वेरिएबल टर्म का जो भी पावर है वही डिग्री होती है। डिग्री को हम पावर बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इतने सारे नाम होते हैं। तो कांस्टेंट टर्म की डिग्री कैसे निकाली जाती है? वहां तो x है ही नहीं, तो 18 के साथ हम क्या कर लेते हैं? x का पावर 0 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसी भी बेस का पावर 0 अगर रखें तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो 18 को 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई परेशानी नहीं है। तो एक बात ध्यान रखना, कांस्टेंट टर्म की डिग्री हमेशा कितनी होती है? 0 होती है। अब इन सारी डिग्रीज को चेक करो, इसमें से जो हाईएस्ट होगी वो होगी पॉलिनोमियल की ओवरऑल डिग्री। तो ये पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का है? 6 डिग्री का है। ठीक है, इस तरीके से हम डिग्री डिसाइड करते हैं। अब देखो फर्स्ट कैटेगरी, अगर मान लिया डिग्री क्या है? 1 है, तो डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल, पॉलिनोमियल हम x में बना रहे हैं, 3x प्लस 10। ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि
हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1 है। 0 और 1 में क्या हाईएस्ट है, 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। एक और एग्जांपल, g ऑफ t, ये पॉलिनोमियल t में लिखा हमने, √3t - 5, क्या ये पॉलिनोमियल है, बताओ। यस सर। ये पॉलिनोमियल है, यस सर, क्योंकि अंडर रूट कांस्टेंट है, वेरिएबल पे नहीं। करेक्ट। यहाँ पे t का पावर 1 है, √3 क्या होगा, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर होना चाहिए कांस्टेंट, कांस्टेंट रियल नंबर होना चाहिए। रूट के अंदर -3 और t ऐसे नहीं होना चाहिए, तो ये रियल नंबर नहीं है कांस्टेंट, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल में जो भी कोएफिशिएंट होते हैं, यहाँ पे √3 को क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट है वो, तो वो रियल नंबर होने चाहिए। ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है बट टी में है। लीनियर पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म भी कहते हैं। जनरल फॉर्म का मतलब दुनिया का कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल इस फॉर्म पे आ जाएगा। और वो फॉर्म क्या है, देखो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। अगर मान लो x में बनाना है पॉलिनोमियल, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म x का पावर 1 होना चाहिए, और उससे छोटी डिग्री हो सकता है, मतलब कांस्टेंट कोई नंबर हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर की डिग्री 0 होती है, तो 1 से छोटी सारी डिग्री अलाउड है। 1 से छोटी कहां तक, 0 तक। 0 से छोटी डिग्री -1 वाला अलाउड नहीं है, क्योंकि वो नॉन नेगेटिव इंटीजर के डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो डिग्री 1 वाला टर्म हो सकता है और डिग्री 0 वाला टर्म हो सकता है। तो देखो क्या क्या हो सकता है। डिग्री 1 वाला टर्म मान लो ऐसे हो जाए, x का पावर 1, ये भी पॉसिबल है कोई नंबर इस x को मल्टीप्लाई कर रहा हो, मतलब इसका कोई कोएफिशिएंट हो, तो वो हमको नहीं पता, हम उसको a मान लेते हैं, और फिर कोई दूसरा कांस्टेंट b। तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब तुम कहोगे इस पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्म पे कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 3x + 10, इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x है, तो वो 3 हो जाएगा। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब इस वाले में a की वैल्यू, तो a हो जाएगा √3, और b कितना हो जाएगा, b -5। -5। बहुत ही बढ़िया, -5 क्यों, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बीच में प्लस माना है, तो इसको प्लस कैसे ले आएंगे, √3t प्लस और ब्रैकेट के अंदर -5, तो a हो जाएगा √3 और b हो जाएगा -5। ये हमारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो नेक्स्ट, तो ये हो गया ax + b, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकंड कैटेगरी या सेकंड टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर पॉलिनोमियल में मान लो डिग्री कितनी हो जाए, 2, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल, fx = 5x² - 3x + 17। तो डिग्री 2 का टर्म हो सकता है, डिग्री 1 का हो सकता है, और डिग्री 0 का, मतलब 2 से छोटी सारी डिग्री हो सकती है 0 तक। और भी एग्जांपल, g ऑफ m, इस पॉलिनोमियल में m वेरिएबल है, m² + m - 5, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है। इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसमें क्या क्या होना चाहिए, देखो एक तो x² का टर्म होना चाहिए, एक x का होना चाहिए, और एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। तो ये मान लिया ax² + bx + c, ये हमारा डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर डिग्री 3 हो जाए, सर इसमें एक चीज पूछनी थी, x² के साथ x होना जरूरी क्यों है? x² के साथ x होना जरूरी क्यों है, जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि इससे कुछ अलग कंडीशन नहीं आएगी। जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल हम ऐसे लिख रहे हैं, ये मैक्सिमम कंडीशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। मान लो ये हमने लिख दिया, तो इसमें क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 है, डिग्री 1 नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री 1 रहे ना रहे, वो क्वाड्रेटिक के नेचर को नहीं चेंज कर पाएगा, अभी भी क्वाड्रेटिक ठीक है। रहेगा। और डिग्री 1 डाल दिया तो भी क्वाड्रेटिक रहेगा, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री तो यहां से निकल गई। अब उससे छोटी डिग्री यहाँ पे 1 हो, 0 हो, ना हो, कोई परेशानी नहीं है। अगर किसी ने लिख दिया gx = 5x², क्या ये क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे देखो b भी 0 है, मतलब 0 × x + 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 0 है, और c की वैल्यू भी 0 है, क्योंकि x का टर्म यहाँ पे नहीं है और कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, तो उनका कोएफिशिएंट क्या बोल देंगे, 0 बोल देंगे। a की वैल्यू 5 है, तो हाईएस्ट डिग्री यहीं से निकल जाती है। अब उससे छोटी डिग्री का टर्म हो चाहे ना हो, फर्क नहीं पड़ेगा।
अगर डिग्री मान लो 3 हो जाए तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, कोई बताएगा एग्जांपल क्यूबिक पॉलिनोमियल का? सर एक्स क्यूब। एक्स क्यूब, बस? यस सर। y cube plus 5x square plus 5. बनाओ एक्स में, मैंने एक्स लिखा है, एक्स में बनाओ, एक्स में बनाओ। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। वेरी गुड। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसमें क्या क्या हो गया? डिग्री 3 हो गया, तो यहीं से हमने क्यूबिक बोल दिया अगर हाईएस्ट है तो। उससे आगे 3 से छोटे सारे डिग्री वाले टर्म हम लिख सकते हैं, 2 डिग्री लिख सकते हैं, 1 डिग्री और 0 डिग्री भी लिख सकते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, कौन बता सकता है? सर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। बहुत ही बढ़िया। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो जाए तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। इसमें भी ए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा, यहाँ पे मान लो ए 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का टर्म वैनिश हो जाएगा, फिर ये कौन सा पॉलिनोमियल बन जाएगा? लीनियर बन जाएगा। तो यहाँ पे ए 0 नहीं होना चाहिए। इस वाले में भी ए अगर 0 हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्योंकि ये टर्म तो गायब हो जाएगा। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ए को क्या बोलते हैं? तो ए का भी नाम है, ए को बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। ए का नाम है लीडिंग कोएफिशिएंट, वो 0 नहीं होना चाहिए। एक डिग्री और देख लेते हैं। डिग्री अगर 4 हो जाए, डिग्री अगर 4 हो जाए तो इसका नाम होता है बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल, fx is equal to 10x to the power 4 minus 5x cube plus 2x square minus 17x plus 9, ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, एनीबॉडी? ax raised to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus b. बहुत बढ़िया। ए इसमें भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अभी ये भी कॉपी कर लो। तो हम चलते हैं जीरोस पे, उसके पहले वैल्यू निकालने का। देखो, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, हालांकि इन सब का एक पैराग्राफ लिखवाया जा सकता है डेफिनेशन बना के, उससे हमें कुछ नहीं करना है अभी, ठीक है? 9th में भी कुछ नहीं था, बट 9th में पढ़ाया गया था। वैल्यू निकालना पॉलिनोमियल की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रिमाइंडर थ्योरम है और जो फैक्टर थ्योरम है, मैं प्रूव कर सकता हूं कि वो वैल्यू निकालने पे ही बेस्ड है। पॉलिनोमियल कोई भी हो, एफ एक्स, मान लिया एक्स क्यूब प्लस 3 या माइनस 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2, ये कोई पॉलिनोमियल है। टर्म्स के बेसिस पे ये 4 टर्म्स वाला है, और डिग्री के बेसिस पे ये क्यूबिक है। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर निकालनी है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1, मान लो x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे लिखेंगे? f और ब्रैकेट में 1, इसको बोलते हैं f ऑफ 1। f ऑफ 1 मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 1। तो क्या करते हैं, जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देते हैं, और x के साथ जो भी होता है वो 1 के साथ होगा। अब तो पहले टर्म में x के साथ क्यूब था, अब 1 के साथ क्यूब हो जाएगा। 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1 और माइनस 2, ये सिंप्लीफाई करके क्या आ गया? 1 माइनस 3 प्लस 10 माइनस 2। तो बताओ जरा कितना होगा? 1 माइनस 2 और माइनस 2 6 आ जाएगा। चेक करो। Yes sir, 6. Yes sir. तो 6 जो है ये वैल्यू है पॉलिनोमियल की, वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो वैल्यू इस तरीके से निकालते हैं, f ऑफ 1, f ऑफ 2, -1, कोई भी रियल नंबर पे इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब इसी में अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम बताऊं, रिमाइंडर थ्योरम अगर इसी में डिस्कस करना हो तो देखो बहुत सिंपल है।
रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? मान लिया हमने यही पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 10x माइनस 2, ये हमारा पॉलिनोमियल है। और रिमाइंडर कैसे मिलता है? जैसे 3 से 13 को डिवाइड किया तो ऐसे रिमाइंडर मिलता है 1, इसी को तो रिमाइंडर बोलते हैं। तो अब रिमाइंडर का क्या मतलब है यहाँ पे? देखो समझो, वैल्यू से रिमाइंडर कैसे सेम होती है, वैल्यू निकालना और रिमाइंडर निकालना सेम होता है। कैसे? ये मान लो हमारा पॉलिनोमियल है और हमने किस नंबर पे इसकी वैल्यू फाइंड की है? x इक्वल टू 1 पे फाइंड की है ना। अब इसको लेके अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल बनाना चाहे तो क्या करोगे? 1 को ट्रांसपोज करोगे लेफ्ट साइड पे, तो इधर प्लस है, इधर आके क्या बन जाएगा? माइनस, और RHS पे क्या आ जाएगा? 0। तो x माइनस 1 जो लीनियर पॉलिनोमियल बन गया, अगर इस पॉलिनोमियल से x माइनस 1 से हम इसको डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर 6 हो जाता है। यही कनेक्शन होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड रिमाइंडर थ्योरम पे, कि जो भी हम वैल्यू निकाले ना 1 पे, ये वैल्यू 6 आ गई, तो कहने का मतलब अगर इस पॉलिनोमियल को हम x माइनस 1 से डिवाइड कर दें, इस तरीके से x माइनस 1 से डिवाइड कर दें, तो डिवीजन चलता रहेगा और रिमाइंडर क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। ठीक है, तो 1 पे जो भी वैल्यू होती है x माइनस 1 से डिवाइड करके वही रिमाइंडर आता है। समझ आ रहा है ये? यस सर। इसको वेरीफाई करते हैं और इसी में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी सीख लेते हैं। तो देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी मैं सिखा रहा हूं साथ साथ। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं? इसको बोलते हैं डिवाइजर। ये क्या नाम है इसका? डिवाइजर। इसका नाम है डिविडेंड। यहाँ पे जो आएगा वो क्वोशिएंट है और लास्ट में रिमाइंडर आता है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि डिवाइजर और डिविडेंड दोनों में डिग्री को रिड्यूसिंग ऑर्डर में अरेंज करना है पहले। मतलब डिवाइजर को देखो तो डिग्री 1 का टर्म सबसे आगे है और ये 1 है, तो डिग्री 0, 1 और 0 अरेंज्ड है ऑलरेडी, ये फिट है। यहां देखो डिग्री 3, डिग्री 2, डिग्री 1, डिग्री 0, ये भी अरेंज्ड है। उसके बाद जो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब और जो डिवाइजर का फर्स्ट टर्म है, दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये मिलता है एक्स स्क्वायर। क्वोशिएंट में लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर से एक्स को और 1 को दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 कितना हो गया? माइनस एक्स। ये साइन चेंज करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस का था अब बन जाएगा माइनस, एक्स माइनस का था अब बन जाएगा प्लस। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाता है। जैसे ही एक्स क्यूब कट गया, अब हाईएस्ट डिग्री कौन सी हो गई? डिग्री 2। तो जो 4 टर्म्स यहाँ पे बचे हैं उनमें ढूंढो डिग्री 2 का टर्म कहाँ कहाँ है। तो ये एक्स से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर आया था, ये एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, एक मिस्टेक हो गया था। आगे देखो तो एक्स क्यूब वाला टर्म कट चुका है। अब हाईएस्ट डिग्री कौन सा होगा? डिग्री 2 वाला। तो डिग्री 2 वाला टर्म एक तो ये है और दूसरा ये है, इन दोनों को साथ में सॉल्व करना होगा। तो माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हो गया। अब डिग्री 1 कौन सी है? ये वाली, तो उसको लिख दो और लास्ट में कांस्टेंट डिग्री 0 वाले वो लिख दिया। यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। तो देखो अब हमारे पास x है और फर्स्ट टर्म क्या है? माइनस का 2x स्क्वायर। इसको डिवाइड करो x से तो क्या मिलेगा? माइनस 2x। तो यहां लिखेंगे माइनस 2x और माइनस 2x से पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई, तो माइनस 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? माइनस 2x स्क्वायर। माइनस 2x इंटू माइनस 1 ये हो जाएगा प्लस 2x। साइन चेंज करो, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। फर्स्ट टर्म फिर से कट गया। ये 10x माइनस 2x कितना हो गया? 8x, और ये बच गया माइनस 2। अब यहाँ पे देखो 8x है फर्स्ट टर्म और यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है? x, तो ये आ गया 8। यहाँ पे लिखो 8। 8 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू एक्स इज 8x। 8 इंटू माइनस 1 कितना हो गया? माइनस 8। साइन चेंज तो माइनस प्लस, ये कट गया। 2 माइनस का है, 8 प्लस का है, क्या आएगा? 6। देखो तो रिमाइंडर थ्योरम बहुत कमाल का है और ये बिल्कुल बेस्ड है किस पे? वैल्यू निकालने पे ही बेस्ड है। मान लो तुम्हें कोई ऐसा पॉलिनोमियल दे दिया जाए, यही वाला, यही पॉलिनोमियल हो और किसी ने कहा हो फाइंड द रिमाइंडर when fx is divided by x plus 3। x plus 3 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा? तो क्या करोगे? लॉन्ग डिवीजन नहीं करोगे। लॉन्ग डिवीजन इस काम के लिए नहीं बनाए, वो किसी और काम के लिए बनाए, वो भी हम सीखेंगे इस क्लास में, मतलब आज नहीं, पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर सीखेंगे। लॉन्ग डिवीजन इस पर्पस के लिए नहीं बनाया गया है कि वो रिमाइंडर फाइंड करता फिरे, वो किसी और चीज के लिए बना है। क्या है वो चीज? देखो वो तो सीखेंगे उस टाइम पे। अभी देखो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे।
तो ये जो प्रोसेस हमने यूज किया ना उसका रिवर्स करेंगे। मतलब समझो हमको x+3 दिया हुआ है, तो पहले ये वाला काम कर लेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करना, उसके लिए x+3 को 0 के इक्वल रखो और x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -3। अब तुम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर लो किस पे, -3 पे। तो f -3 जो आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, वही हमारा रिमाइंडर होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. f ऑफ -3 यहाँ पे रख के निकाल लोगे, x को -3 रख देना और सिंप्लीफाई कर देना, जो भी आएगा वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो बहुत ही जल्दी से ये आंसर निकाल देता है रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा, फैक्टर थ्योरम भी इसी पे बेस्ड है, वैल्यू पे ही बेस्ड है फैक्टर थ्योरम। मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे एक न्यू हेडिंग है, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, हम पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, बस बात को समझ रहे हैं कि वो क्या है। फैक्टर थ्योरम देखो क्या होता है, इनका डेफिनेशन स्टेटमेंट कोई जरूरत नहीं है। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, जैसे मान लो कि एग्जांपल लिया हमने, f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6। ओके, और इसमें मान लो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू एट, जस्ट इमेजिन x इज इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो निकालें जरा f ऑफ 2 कितना हो जाएगा। f ऑफ 2 जब निकालोगे ना, ये हो जाएगा 2² माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, कितना होगा देखो, 4 माइनस 10 प्लस 6, तो ये कितना हो गया, 10 माइनस 10 0 हो गया। अब देखो ये 2 पे हमने जो निकाला है ना, वो क्या है, वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, कोई बताएगा? लीनियर पॉलिनोमियल की जिसमें x -2 is equal to 0. ये जो 2 है ना, वो एक्चुअली रिमाइंडर है। ये 2 जो है वो, सॉरी, जो 0 है वो रिमाइंडर है। 0 इज द रिमाइंडर when f(x) is divided by linear polynomial, इससे बनाओ लीनियर पॉलिनोमियल, कैसे बनाओगे, 2 को X ट्रांसपोज कर, -2 is Yes. equal to 0. इक्वल टू 0 नहीं, x -2, दैट्स इट। पॉलिनोमियल में RHS में 0 मत लिखना, वरना वो इक्वेशन बन जाएगा। तो पॉलिनोमियल में सिर्फ एक साइड ही होता है, अदरवाइज f(x) इज इक्वल टू समथिंग होता है। तो ये बन गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। तो x -2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब इसी में हम बोलते हैं एज द रिमाइंडर इज 0, x -2 इज अ फैक्टर। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो फैक्टर हो जाता है x -2, और रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं होता है। तो कुल मिला के सारी बातों का एक बात, कि हमें अगर वैल्यू निकालने आता है किसी पॉलिनोमियल की, किसी सर्टेन नंबर पे वैल्यू निकालने अगर हमको आता है, तो हम रिमाइंडर थ्योरम भी समझ जाएंगे और फैक्टर थ्योरम भी समझ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में हम वैल्यू ही तो निकाल रहे हैं ना। देखो ये क्या कर रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं पॉलिनोमियल की 2 पे। ये वैल्यू अगर 0 आ जाती है मतलब रिमाइंडर 0 हो गया, और रिमाइंडर 0 हो गया मतलब फैक्टर हो गया। तो लिंक समझ में आ रहा है इन तीनों में? Yes, sir. Yes, हाँ, तो sir. वैल्यू निकाल लेंगे, ये वैल्यू जो आ रही है ना वो रिमाइंडर होती है, और रिमाइंडर अगर 0 हो जाए तो एक केस और आगे बढ़ के बोल देते हैं कि फैक्टर बन गया है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं है, फिर वो रिमाइंडर कुछ और हो जाएगा। तो ये तीनों फटाफट लिख लो। और लॉन्ग डिवीजन मेथड भी हमने साथ में सीख लिया है, तो एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन होंगे तो हम लॉन्ग डिवीजन नहीं सिखाएंगे, इसका ध्यान रखना। सर लिखे क्या, रिमाइंडर थ्योरम में तो कुछ भी नहीं लिखा हो। तो ये है ना राइट साइड में, तुम्हें जो भी काम का लग रहा है वो नोट डाउन कर लो, नहीं लग रहा है कुछ भी तो छोड़ दो। सर एक बार ऑर्डर बता दो कि कैसे क्या लिखना है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये ग्रीन वाली सर्कल पूरी की पूरी, ये भी, ये फर्स्ट है। उसके बाद ब्लू वाली सर्कल, ये पूरा का पूरा नहीं, ये सब नहीं, ये नंबर 2 है। और उसके बाद ये पिंक वाला सर्कल, नंबर 3। ठीक है, अब समझ आ गया? Yes, sir. चलो लिखो जल्दी से। Yes, sir. तो इंट्रोडक्शन आई थिंक हमने कर लिया है। इंट्रोडक्शन जो था 9th के पॉलिनोमियल का वो पूरा हमने कर लिया, उसमें फैक्टराइजेशन भी है, बट वो हम सीखेंगे पॉलिनोमियल्स में ही सीखेंगे। देखो हम चलते हैं अपने 10th के मेन कोर्स पे।
10th में हमको पढ़ना है पॉलिनोमियल, जो एक्सरसाइज है ना 2.1, उसके लिए कॉन्सेप्ट जो है, मतलब इसका इंट्रोडक्शन, वो मैं करवा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस करने चलेंगे। शायद इसके क्वेश्चंस भी हम आज ही कर लेंगे। वैसे 2.1 जो है ना, उसको बहुत जगहों पे मतलब 2 मिनट में बता देते हैं। क्या बताते हैं वो सुन लो। 2.1 की एक्सरसाइज अगर देखोगे, मैं 1 मिनट एक्सरसाइज निकालता हूँ, फिर बात करेंगे। 2 मिनट का टाइम दो। सर आप हाँ बताओ। पूछिए सर। इंट्रोडक्शन है ये एक्सरसाइज 2.1 का। देखो, पहली बात तो ये समझो जीरोस क्या होते हैं। जीरोस या जीरो, तो बताएगा क्या होता है, कैसे निकालते हैं? सर जो भी पॉलिनोमियल होता है उसको हम इक्वेशन में लिख देते हैं और आरएचएस पे 0 लिख देते हैं, फिर सॉल्व कर देते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरो या जीरोस, अगर एक है तो जीरो होता है, एक से अधिक है तो प्लूरल फॉर्म जीरोस होता है इसका। इनका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक लीनियर पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया हमने 3x माइनस 15। ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री इसकी 1 है। तो सोचो x की वो वैल्यू जो अगर यहाँ पे डाल दिया जाए तो ये पूरा क्या हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, वही होती है जीरो। मतलब हर एक जीरो अपने पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है, जीरो के इक्वल कर देता है। ठीक, तो अगर वो नंबर फाइंड करना है किस पे जीरो होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इस पॉलिनोमियल से इक्वेशन बनाते हैं। अब अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है वो हमारा चैप्टर नंबर 4 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सिलेबस में है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और डिटेल में। तो अभी के लिए मान लो अगर इसका जीरोस निकालना है तो हम इसको लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लास 8 में पढ़ा था इसके बारे में। तो x की वैल्यू क्या होती है? 5। x की वैल्यू 5, ये हमारा जीरो है। तो जीरो ने क्या किया, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल बना दिया। यहाँ पे x को 5 रख के देखो, ये 15 माइनस 15 जीरो हो जाएगा। तो जीरो का मतलब समझ आ गया। अगर देखो डिग्री 1 है तो x की सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी जो इसको जीरो के इक्वल करेगी। अगर डिग्री 2 है, जैसे एक पॉलिनोमियल ले लो डिग्री 2 का, ये ले लिया मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, 3 नहीं 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसमें जीरो क्या क्या होगा, तो इसकी वैल्यू निकालो 2 पे, जीरो आ जाएगा। वैल्यू निकालो 3 पे, ये भी जीरो आ जाएगा। तो 2 इसका जीरो हो गया, 3 भी जीरो हो गया। इसमें 2 एंड 3 आर जीरोस। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? 1 एंड 2, दो जीरोस हुए, क्योंकि इसकी डिग्री 2 थी इसलिए। तो एक बात रूल बना के दिमाग में बिठा लो, नंबर ऑफ जीरोस of any polynomial is equal to the degree of the polynomial, equal to the degree of given polynomial। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? जितनी उसकी डिग्री होगी। अगर x का पावर 3 है तो 3 जीरोस होंगे, 4 है तो 4 जीरोस होंगे। हाँ ये अलग बात है कि अगर 4 है डिग्री तो शायद ऐसा हो सकता है कि 2 जीरोस रियल हो, 2 जीरोस इमेजिनरी हो, ये भी हो सकता है। अगर डिग्री 2 है तो जरूरी नहीं है कि दोनों जीरोस रियल ही होंगे, दोनों इमेजिनरी भी हो सकते हैं। जैसे ये पॉलिनोमियल ले लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका दोनों जीरोस क्या होगा? इमेजिनरी होगा, तो वो अलग बात है। लेकिन 2 जीरोस होगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि डिग्री से ऊपर जीरोस नहीं हो सकते हैं। इसके 3 जीरोस पॉसिबल नहीं है, इसके 2 जीरोस पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है का मतलब x की 2 वैल्यूज हो ही नहीं सकती जो इसको जीरो के इक्वल बना सके। 5 रख के देखो, 5 के अलावा कोई भी नंबर रख के देख लो, जीरो नहीं आएगा। इसमें देखो, इसमें 2 ही जीरो होगा। 2 रख के देखो जीरो हो जाएगा, 3 रख के देखो जीरो के इक्वल हो जाएगा। 2 एंड 3 के अलावा कोई भी नंबर दुनिया में नहीं है तो इसमें डालोगे तो जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि डिग्री का नंबर कभी भी जीरोस के नंबर को एक्सीड नहीं कर सकता। जितनी डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ये बात समझ आ रही है? यस सर। Yes, तो sir. ये पहले लिख लो यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 2 और लास्ट में ये कंक्लूजन। इसको लिखो जल्दी से,
जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की हेडिंग बना के। देखो क्लास 9th याद करो, क्लास 9th याद करो। जैसे एक लीनियर पॉलिनोमियल कंसीडर करें, fx इज इक्वल टू 3x माइनस 15, ये वही है जो हमने थोड़ी देर पहले निकाला था। तो इसमें जीरो क्या था इसका, x इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 इज अ जीरो। देखो इसका ग्राफिकल नेचर समझना है, ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, कैसे बनेगा ग्राफ। तो फॉर ग्राफ या फॉर प्लॉटिंग, सर इसमें y 0 है, तो प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो fx को y मान लेते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है ना ग्राफ बनाने के लिए हमें x और y कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। फिर ग्राफ पेपर पे दोनों पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, फिर उसको ज्वाइन करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम fx को y के इक्वल मान लेते हैं। तो यहां देखो y अगर हमने ले लिया 3x माइनस 15, तो इसमें क्या होगा, fx अगर 0 हो जाए, द वैल्यू ऑफ x एट विच, समझना इसको, द वैल्यू ऑफ x एट विच fx इज इक्वल टू 0, दैट वैल्यू विल बी 0। ये बात क्लियर है। x की वो वैल्यू जहां पे fx 0 के इक्वल हो जाए वही इसका 0 होगा। Yes, x की वो sir. 0 होगी ऑब्वियसली। तो अगर हमने fx को y मान लिया है तो समझोगे, fx को हमने y मान लिया है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि x की वो वैल्यू जहां पे y 0 हो जाए वही 0 होगी। बोलो, अगर fx 0 हो रहा है तो मतलब y भी तो 0 होगा, क्योंकि हमने y को fx मान लिया है। तो अब हम ये Yes, कह रहे हैं कि x की वो वैल्यू जहां पे y 0 हो जाए वही क्या होगा, 0 होगा। अब Yes, सोचो, sir. कोई भी पॉइंट जब प्लॉट करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, x, y इस फॉर्म पे लिखते हैं। तो यहाँ पे x की कुछ वैल्यूज लो, x मान लिया 1 ले लिया, तो y कितना मिलेगा, देखो 3 माइनस 15 माइनस 12। तो इसको लेके पॉइंट क्या बनेगा, 1 माइनस 12, ऐसे ही बनेगा। x को मान लिया 3 ले लिया, तो y कितना मिलेगा, 3 3 9, और ये हो गया -6। कुछ गलत हो जाए तो बोल देना, मेरा कैलकुलेशन बहुत वीक है। ये बन जाएगा 3 -6। x अगर हमने 5 ले लिया तो y कितना मिलेगा, 5 3 15 0। तो ये देखो 5 0। और भी कुछ पॉइंट्स ले लिया, अगर मान लिया x हमने 4 ले लिया तो y क्या मिलेगा, 4 3 12 -3, 4 -3। अब देखो क्या होगा, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये बात पढ़ी है, क्लास 9th में ये पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर इस फॉर्मेट में हो, मान लो 5 0 हो या 6 0 हो, मतलब अगर किसी पॉइंट का ऑर्डिनेट 0 हो, y को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो किसी पॉइंट का अगर ऑर्डिनेट 0 हो जाए, वो पॉइंट कहां लाई करता है, बताएगा कोई। तो एक्स एक्सिस पे। बहुत ही बढ़िया। तो वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है। फर्स्ट पॉइंट अगर ऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाए तो वो पॉइंट लाई करता है एक्स एक्सिस पे। अगर एब्सिसा 0 हो जाए, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, तो एब्सिसा अगर 0 हो जाए तो वो पॉइंट कहां लाई करेगा, Y-axis. और अगर ये दोनों 0 हो जाए तो कहां लाई करेगा, Origin. ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन ही वो पॉइंट है जो एक्स पे भी लाई करता है, वाई पे भी लाई करता है। तो अगर बोथ 0 हो जाए तो ये पॉइंट को ही ओरिजिन बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो इन जरा पॉइंट्स को हम प्लॉट करें। तो एक रफ स्केल पे, मेरे पास एग्जैक्ट स्केल नहीं है, लाइन में सीधी खींचूंगा, बट मेरे पास स्केल एग्जैक्ट नहीं है, तो मैं ऐसे ही रैंडम स्केल पे इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करता हूं। देखो 1 -12 अप्रोक्सीमेटली कहां होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये बताओगे। So first, तो फोर्थ। Sir, fourth में होएगा. फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पुलकित भूल गया। पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तीसरे तो क्वाड्रेंट मेरे में को लगा था 12 पॉजिटिव है। बेटा माइनस है ये, और y भी नेगेटिव, और इसमें क्या होगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव। ये बेसिक रूल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। देखो 1 -12 फोर्थ क्वाड्रेंट में मान लिया हमने कुछ यहां पे होगा, 3 -6 x पे 3 y पे -6, कुछ इस टाइप से होगा।
एग्जैक्ट स्केल नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। 5,0, अच्छा 5,0 ये पॉइंट कहाँ लाई कर जाएगा? ये तो हमारा क्वाड्रेंट 4 हो गया। ये बताओ कहाँ लाई करेगा 5,0? Sir, x-axis पे. एक्स X एक्सिस, axis. क्योंकि ये वाली कंडीशन इसने पकड़ ली है, इसका ऑर्डिनेट 0 हो चुका है। तो ये 5,0 हमारा एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, ये पॉइंट हो गया। और 4,-3, एक्स पे 4, वाई पे -3, ये इधर कहीं लाई करेगा बीच में। अब जरा इन चारों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करो, मेरा फुल चांस है स्केल पे नहीं आएगा सारा पॉइंट्स, क्योंकि रैंडम स्केल है। बट एनीवेज बात समझ में आनी चाहिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अरे वाह, आ गया। तो एक लंबी सी लाइन खींचते हैं इस तरीके से कुछ। तो देखो ये बन गया इस पॉलिनोमियल का ग्राफ। किस पॉलिनोमियल का? 3x - 15 का ग्राफ बन गया। इस पे दोनों साइड पे एरो एकदम कंपलसरी है। एरो नहीं लगाओगे मतलब वैल्यूज हमारी लिमिटेड हो जाएंगी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ x की वैल्यूज हैं और उस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ y की वैल्यूज आएंगी। तो इन पे दोनों साइड पे एरो एकदम कंपलसरी है। अब देखो यहाँ पे हमने 0 किसको बोला था? x = 5 को 0 बोला था ना, यहाँ पे देखो। Yes, sir. तो x = 5 ये रहा। ये Yes. पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5,0। 5x की वो वैल्यू है जहां पे y 0 हो रहा है। और मैंने क्या बोला है? अगर y 0 हो जाए तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। तो ये जो 5 है ना, वही हमारा 0 है। अब एक बात समझ में आ गई कि ये 5,0 तो x पे लाई करेगा क्योंकि उसका ऑर्डिनेट 0 है। तो y कब कब 0 होगा? जब जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तब तब y की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 पुट करेंगे मतलब x की वो वैल्यू पुट करेंगे जहां पे y 0 आ जाता है। तो y जब भी 0 होगा ग्राफ तो x एक्सिस पे आ जाएगा, क्योंकि y 0 होने का मतलब ग्राफ x एक्सिस से पास कर जाएगा। तो एक बात बिल्कुल श्योर हो गई कि ग्राफ किसी भी पॉलिनोमियल का अगर गिवन हो और हमसे कहा जाए नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो हम क्या करेंगे? ग्राफ ये देखेंगे कि कितनी बार x को कट कर रहा है, क्योंकि जितनी बार कट करेगा उतनी बार y 0 हो जाएगा। और जब जब y 0 होगा तो उसकी करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरोस हो जाएगी। ये बात क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो एक बात और श्योर हो गई कि लीनियर इक्वेशन जो है, लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को मैक्सिमम एक प्लेस पे कट कर सकता है, क्योंकि उसके जीरोस एक ही होने वाले हैं। कोई भी ऐसी लाइन कोई नहीं बना सकता, लीनियर लाइन जो इस तरीके से चल के ऐसे घूम जाए। फिर ये लाइन नहीं रहेगी, ये कुछ और हो जाएगा, ये मॉड्यूलस फंक्शन हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा? 2 जीरोस आ जाएंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा? लीनियर नहीं होगा। क्वाड्रेटिक में क्या होगा? उसके 2 जीरोस होंगे क्वाड्रेटिक में, क्योंकि डिग्री 2 है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, मतलब ऐसा नेचर होगा ताकि वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर सके, क्योंकि 2 जीरोस होंगे उसमें, है ना। तो फाइनल कंक्लूजन इस टॉपिक का यहां पे लिखते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल या तो टच करे या इंटरसेक्ट करे, दोनों में 0 काउंट कर लेंगे। नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल टचेस और intersects the x-axis will be equal to the number of zeros of the given polynomial. ठीक है, और इस टॉपिक का हेडिंग रहेगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। ये जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि जीरो जो होते हैं उनका ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग होता है। तो जीरो वो पॉइंट होते हैं जो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू 0 हो जाती है। और हमने वाई को क्या माना है? एफ एक्स माना है। तो एक्स की वो वैल्यू जहां पे एफ एक्स 0 हो जाए वही हमारा 0 है। और क्योंकि हमने एफ एक्स को वाई माना है तो वो सारे पॉइंट्स हमारे एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। इसी वजह से पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर दिया हो तो हम ग्राफ को चेक कर लेते हैं कितनी बार एक्स को टच किया है या कट किया है। अच्छा, इसमें देखो, मान लो इस टाइप का ग्राफ है, एक्स को सिर्फ टच करके ऊपर निकल गया, तो इस पॉइंट पे अगर ये पॉइंट P है, एक्स की वैल्यू कुछ भी रहे y 0 हो जाएगा, इसकी पक्की गारंटी है।
मान लो x की वैल्यू 3 है, इस पॉइंट पे y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट देखो ग्राफ पे भी लाई कर रहा है और x एक्सिस पे भी लाई कर रहा है, तो यही पॉइंट है 0, मतलब इस पॉलिनोमियल का 0 कितना होगा, एक ही 0 होगा। बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। तुम कहोगे ग्राफ इसका कुछ ऐसा दिख रहा है, यू शेप कर्व, इसको जनरली पैराबोला बोलते हैं, जनरली नहीं पैराबोला बोलते हैं इसको। क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला होता है, पैराबोला एक यू शेप कर्व होता है, हम सब सीखेंगे बट अभी नहीं। तो तुम बोलोगे इसका ग्राफ तो पैराबोला है, तो एक ही 0 कैसे आया, उसके तो 2 0 होने चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, दोनों जीरोस इक्वल हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है, देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कोई पॉलिनोमियल है, मैं दिखाता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, 2 जीरोस होंगे, निकाल के देखना x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1, यही दोनों जीरोस आएंगे। क्यों? क्योंकि ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहां से भी हमको x की वैल्यू 1 मिलेगी और यहां से भी x की वैल्यू 1 मिलेगी। तो जीरोस एक ही हैं बट वो दोनों इक्वल हैं, इस वजह से वो एक दिख रहे हैं, लेकिन हैं कितने, 2। तो ऐसा नेचर इस केस में आता है। ओके तो मेरे sir. को 2 zeros वाला पॉइंट समझ नहीं आया ठीक से। ओके, ये वाला समझ नहीं आया। देखो ये जो ग्राफ है ना, इसका नाम है पैराबोला, ये पैराबोला होता है। यस सर। क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला बनता है, एक यू शेप कर्व होता है। तो ये कर्व या तो ऊपर की तरफ ओपन होगा या फिर नीचे की तरफ ओपन होगा, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा जब क्वाड्रेटिक के जीरोस डिस्कस करेंगे। तो अभी ये समझो कि अगर इस टाइप का ग्राफ तुमको दिख जाए, जो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पे टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है, तो इसमें कितने जीरोस बताएंगे, एक बताएंगे या 2 बताएंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस होते हैं। तो इस केस में हम नंबर ऑफ जीरोस बताएंगे 1, होंगे हालांकि 2, और वो दोनों जीरोस क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों जीरोस इक्वल होंगे। जैसे इस वाले पॉलिनोमियल का ग्राफ ये बन गया, तो इसका इक्वेशन मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, ये मान लो कुछ ऐसा हो जाए, एक्स स्क्वायर, इन जीरोस को ख्याल करके अगर हम लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ये पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक है, 2 जीरोस होंगे, तुम इसके जीरोस फाइंड करना मिडिल टर्म स्प्लिट करके या आइडेंटिटी यूज करके, ये ऐसा बनेगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसको जब 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3, और इसको 0 रखोगे तो भी x की वैल्यू 3 मिलेगी। तो कहने को तो ये 2 जीरोस हैं, बट क्योंकि दोनों इक्वल हैं इसलिए ग्राफ तो क्या करेगा, एक ही पॉइंट से टच करेगा, तो उसमें ऐसा ग्राफ बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। इस केस में क्योंकि ग्राफ 2 पॉइंट्स होंगे तब तो अलग अलग टच करेगा, वो तो एक ही पॉइंट है ना, 3, x इक्वल टू 3 एक ही पॉइंट है वो 2 बार, लेकिन ग्राफ डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि 2 बार कट करना है कि 2 बार टच करना है, क्या करना है, वो तो बस x की वैल्यू देखेगा 3 पे, तो जहां पे भी x एक्सिस पे पॉइंट 3 है वो वहीं से पास कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा भी नीचे गया वो तो फिर 2 अलग अलग जीरोस हो जाने चाहिए, यहाँ पे तो सेम 0 है, तो बेचारे की मजबूरी है ग्राफ की, वो सिर्फ 3 पॉइंट तक आएगा और फिर ऊपर चला जाएगा। अब ये बनाने वाले को समझना चाहिए कि ये चूंकि पैराबोला बना है तो इसके 2 जीरोस होंगे और इस केस में दोनों जीरोस इक्वल होंगे। ठीक है? यस सर। और सर हम यहाँ पर बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कर रहे हैं, एक्स वाई की डिफरेंट वैल्यूज निकाल रहे हैं ताकि वो इक्वल हो जाए दोनों साइड, LHS एंड RHS, और फिर हम लोग उसे प्लॉट कर रहे हैं। और जहाँ पर एक्स एक्सिस कट हो रहा है, जब y 0 है तो वो उस पॉलिनोमियल का 0 बन रहा है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही समझा आपने। अच्छा, तो ये लिखना है फटाफट, मैं एक्स्ट्रा चीजें हटा रहा हूं जिसकी हमको अभी जरूरत नहीं है। अच्छा देखो, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ का प्लॉटिंग है ना, वो हमारे लिए हॉट्स का टॉपिक है ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, तो हम अभी नहीं करेंगे, जब एनसीईआरटी खत्म कर लेंगे तो मैं एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक लेके उसको प्लॉट करके दिखा दूंगा। तो अभी हमारा जो सारा डिस्कशन है, अगर ग्राफ की बात करेंगे तो हम सिर्फ लीनियर तक का ग्राफ पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक में अभी हटा रहा हूं, मतलब इसका ग्राफ देख के क्वेश्चंस पूछेगा, बट ग्राफ बनाने वाला इक्वेशन और क्वेश्चन हमारे अभी एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये कॉपी कर लो बोर्ड पे जितना भी है। तो 2.1 के क्वेश्चंस करें जल्दी जल्दी। देखो ये ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वो गिवन है, यहाँ पे ब्लैक कलर में जो है वो ग्राफ है, मैं उसको रेड से हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला ग्राफ है। इसके जीरोस बताने हैं, कितने जीरोस होंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। तो इसमें कितने जीरोस होंगे सर कोई नहीं। सर 1। नो 0, क्योंकि वो No x को
इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा। इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ये y को कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये y को कर रहा है लेकिन y से जीरोस चेक नहीं होते, तो इसमें नो जीरोस होंगे। सर रीजन, हाँ बताओ। तो बट ऐसे पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसके कोई जीरोस ना हो? बिल्कुल हो सकता है, दिखाऊं? एफ एक्स इज इक्वल टू 5, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसका कोई जीरो नहीं होता। चलो मैं इसको विजुअलाइज करता हूं, ठीक है। देखो एफ एक्स इक्वल टू 5 है ना, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसका कोई जीरो होता ही नहीं है। तुम खुद बताओ जीरोस का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 रख दे, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें x की वैल्यू अगर -2 रख दो तो f ऑफ -2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये तो y है ना, ये तो मतलब x अगर जीरो रख दिया हमने तो y कितना हो गया, जीरो हो गया। x -2 रख दिया तो y जीरो हो गया, ये जीरो बन गया। तो इसका ग्राफ बनाओगे तो वो ऐसे बन जाएगा, -2, 0 यहां से पास कर जाएगा। अब सोचो अगर इसको हम y ले लें, y इक्वल टू 5 की लाइन बनाओगे तो कैसे बनेगी, कैसे होती है लाइन, ये बताओ मुझे। y इक्वल टू 5 की लाइन कैसी सर, होती है? एक्स एक्सिस के पैरेलल। वेरी नाइस, वेरी x 0 हो जाता है। वेरी नाइस, x जीरो हो जाता है। ये जो लाइन होती है y इक्वल टू 5, ये लाइन परपेंडिकुलर होती है किस पे, y के, एंड पैरेलल होती है x एक्सिस के। याद है ना, x इक्वल टू a की लाइन कैसी होती है, x इक्वल टू -b की लाइन कैसी होती है, y इक्वल टू a कैसा होता है, y इक्वल टू -b कैसा होता है। याद है कि नहीं याद है, 9th में पढ़े थे। यस सर। यस। y इक्वल टू a कुछ भी हो सकता है। y इक्वल टू 5 की जो लाइन होगी, खुद सोचो इस लाइन की क्या प्रॉपर्टी होगी। इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 5 होगा। वो कैसे पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है ना जब y इक्वल टू 5 के पॉइंट पे एक लाइन बना दें परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, क्योंकि यहां पे जाओगे तो x तो बढ़ता रहेगा बट y कोऑर्डिनेट तो हमेशा 5 रहेगा ना। आगे जाओगे इतनी दूर जाके तो x तो बढ़ के 3 हो जाएगा बट y तो 5 ही रहेगा, और आगे चले जाओगे x बढ़ के 4 हो जाएगा बट y तो 5 ही रहेगा, और इधर जाओगे पीछे x कम होना शुरू हो जाएगा, x हो जाएगा -1 बट y स्टिल 5, और पीछे जाओगे तो x हो जाएगा -3 बट y स्टिल 5। तो इन सारे पॉइंट्स में क्या कॉमन है, सिर्फ y कोऑर्डिनेट कॉमन है। तो जो कॉमन इंफॉर्मेशन है ना वही होती है इक्वेशन उस लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स की। तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 5, वही यहाँ पे गिवन है। अब ये बताओ लाइन अगर x के पैरेलल हो जाती है, यहाँ देखो, तो क्या कभी x को कट कर सकती है? नो सर। नो जब x को कट करेगी ही नहीं तो फिर जीरोस कहां से आएंगे। तो इसी वजह से इस टाइप का इक्वेशन में कोई जीरो नहीं है, क्योंकि ये लाइन क्या है, x के पैरेलल है, तो x को जब कट ही नहीं करेगी तो जीरोस कहां से आएंगे, है ना। तो इसी वजह से इसके जीरोस नहीं है। देखो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कोई जीरो नहीं है इसका। आई होप ये क्लियर है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। मैं अब पूछूंगा, ठीक है, एक एक करके मैं पूछूंगा, तुम्हें बताना है विथ रीजन क्यों तुमने ऐसा आंसर बताया है। चलो काशवी, सेकंड पार्ट। सर इस केस में केवल 1 0 है क्योंकि वो x वाली लाइन को x एक्सिस को केवल 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, क्रॉस क्वेश्चन। अगर इसका 0 1 है, 1 0 है, तो क्या हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? यस सर, क्योंकि केवल लीनियर पॉलिनोमियल है जिसके अंदर नो क्योंकि सर, लीनियर पॉलिनोमियल की लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है। तनिष्क तुम्हारा नंबर आएगा, ठीक है। अब जब तनिष्क ने बता ही दिया, देखो ये श्योर नहीं कर सकते, ग्राफ अगर एक बार कट कर लिया तो लीनियर ही होगा, जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, देखो ऐसा ग्राफ हो जाए कोई जीरो नहीं है, कोई जीरो नहीं है मतलब एक्स को टच ही नहीं किया इसने, एक्स को टच नहीं किया, इसका इक्वेशन जैसे इस टाइप का हो गया, x² + x + 1, इसका कोई जीरो है ही नहीं, मतलब रियल जीरो नहीं है, इसका रियल जीरो नहीं है। जब क्वाड्रेटिक पढ़ोगे ना तो वहां पे एक डिस्क्रिमिनेंट वर्ड होगा, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है कि जीरो कितने होंगे वो बता सकते हैं, बट यहां नहीं क्वाड्रेटिक में। तो उसकी बात हम करेंगे, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूं, बात सुनो। x² + x + 1 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कायदे के हिसाब से इसके 2 जीरोस होने चाहिए, डिग्री 2 है तो, बट इसका एक भी रियल जीरो नहीं है। इसका ग्राफ जब बनाओगे तो x को टच ही नहीं करेगा, ना ही कट करेगा, या तो इधर बन जाएगा या इधर बन जाएगा, इधर नहीं बनेगा इधर ही बनेगा, शायद देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब इसमें एक भी जीरो नहीं है, तो क्या इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल दें? नहीं बोल सकते।
तो डिग्री से क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस डिसाइड होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस डिसाइड नहीं होते, ये ध्यान रखना। फिर से, डिग्री से क्या डिसाइड होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस व्हिच दिस पॉलिनोमियल कैन हैव। इसका मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस नहीं डिसाइड होता है, मतलब 2 है तो 2 जीरोस होंगे ही, ये डिसाइड नहीं होगा। अभी दिखाया ना, यहाँ पे 0 इसकी डिग्री है। जैसे मान लो ये पॉलिनोमियल है 5, इसकी डिग्री क्या है 0, मतलब x का पावर 0 है ना, तो डिग्री 0 है, तो 0 जीरोस होंगे, कोई भी 0 नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। बट इसका डिग्री क्या है, 2 है, तो 2 जीरोस होंगे ही होंगे, जरूरी नहीं है। इसी वजह से अगर किसी पॉलिनोमियल में तुम्हें नंबर ऑफ जीरोस बता दिया जाए और कहा जाए इसकी डिग्री बताओ, हम नहीं बता सकते, हम बिल्कुल नहीं बता सकते। ग्राफ देख के तो और नहीं बता सकते, ग्राफ देख के नहीं बता सकते, ये ध्यान रहेगा। यस सर। Yes. एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल सामने है, तुम्हें कहां से लीनियर लग रहा है, ये ग्राफ देखो टेढ़ा मेढ़ा कैसे घूम रहा है। इसकी डिग्री 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लो इसकी डिग्री 5 हो जाए, ये डिग्री 5 का कुछ पॉलिनोमियल हो गया, उसका ग्राफ बनाया ऐसा आ गया, तो डिग्री 5 है, मान लो मैक्सिमम डिग्री 5 है, तो 5 जीरोस तो होंगे, तो एक जीरो जो है वो रियल है और बाकी जो जीरोस है ना वो इमेजिनरी है, वो ग्राफ पे नहीं दिख रहे हैं। रियल जीरोस ही ग्राफ पे दिखेगा, इमेजिनरी नहीं दिखेगा। तो सर हमें फिर ग्राफ देखकर तो पता ही नहीं चल सकता तभी कि रियल है या इमेजिनरी जीरो। बिल्कुल नहीं मालूम चल सकता, ग्राफ देख के हम डिग्री बता ही नहीं सकते, ग्राफ देख के हम डिग्री बता ही नहीं सकते, ठीक है। हाँ, कितने रियल जीरोस होंगे सिर्फ वो बता सकते हैं। ओके, तो इस बातों का ध्यान रखना, छोटी छोटी क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत जरूरी। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे, डिग्री नहीं पता, डिग्री कितनी है बिल्कुल भी नहीं पता, कितने जीरोस होंगे नहीं पता, एक रियल होगा ये पता है बस। तो सर अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो हम उस केस में बता सकते हैं कि इसकी डिग्री 0 है, पर बाकी केसेस में नहीं। कांस्टेंट में अगर लाइन स्ट्रेट है तो बता सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट केस में। अच्छा इसको कांस्टेंट ना बोल देना, इसकी डिग्री मतलब 2 होती है, बट इसमें नंबर ऑफ जीरो 0 है, नंबर ऑफ जीरो 0, एक्स को टच ही नहीं कर रहा, तो ये कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट तभी बोलेंगे जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन बने, एक्स के पैरेलल कोई लाइन बने, तभी कांस्टेंट ग्राफ बोलेंगे, और हम समझ जाएंगे इसका ग्राफ या इसका इक्वेशन कोई भी कांस्टेंट नंबर इस तरीके से रहा होगा। ए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर बनेगा, नेगेटिव रहेगा तो नीचे बनेगा, पैरेलल रहेगा लेकिन इसकी गारंटी रहेगी। तो केवल हम स्ट्रेट लाइन जिसमें वो x के पैरेलल हो उसमें ही डिग्री बता सकते हैं। बस उसी में हम डिग्री बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 0 है, इसी वजह से नंबर ऑफ जीरोस भी 0 आए हैं। थर्ड पार्ट, पुलकित। Sir, 3. नंबर ऑफ जीरोस 3, वेरी गुड, क्योंकि देखो 1, 2, 3, तो क्या ये क्यूबिक हो सकता है पॉलिनोमियल? Yes, sir. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्यूबिक हो भी सकता है नहीं, बट कंफर्म नहीं कर सकते कि क्यूबिक ही होगा। क्या बताइए डिग्री 99 का पॉलिनोमियल हो, 3 जीरोस रियल हैं और बाकी 96 जीरोस इमेजिनरी हैं, तो क्यूबिक कंफर्म नहीं होता है, क्यूबिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो हम नहीं बता सकते, ठीक है। 3 रियल जीरोस होंगे, बस ये बता सकते हैं। तो आंसर होगा 3 जीरोस। इसके आंसर तुम लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, कॉपी करो। सर लिख लिख रहे हैं। कैसे लिखोगे मैं बता देता हूं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 सबसे ऊपर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, सिर्फ ये वाला लिखना है, इतना डिटेल में नहीं। डिटेल में तब लिखोगे जब तुम्हें रीजन नहीं पता, तो मैं तो ये बोलता हूं फर्स्ट पार्ट का पूरा लिख लो और बाकी सब में लिख दो 1 0, सेकेंड पार्ट का 1 0, थर्ड पार्ट में 3 जीरो, बस ऐसे लिख लो। फर्स्ट पार्ट में पूरा डिटेल में लिख लो ताकि एग्जाम में कैसे करना है वो पता चले। तो इतना कर लो पहले, फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लो। सर कर लिया। ओके, सबका हो गया। यस सर। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कॉपी करना, नोट्स अच्छे से बनाना है। यस सर। अब देखो थर्ड पार्ट में पुलकित ने बोला 3 जीरोस, बिल्कुल सही है। इसमें थर्ड पार्ट आंसर 1 वर्ड में लिख लो 3 जीरोस। फोर्थ पार्ट तनिष्ठ, सर 2 जीरोस। 2 जीरोस, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसने 2 बार कट किया है एक्स को। फोर्थ पार्ट का आंसर लिख लो 2 जीरोस। फिफ्थ पार्ट पलक, सर 4 जीरोस। 1 2 3 4 जीरोस, करेक्ट। फिफ्थ पार्ट का आंसर 4 जीरोस लिख लो। सिक्स्थ पार्ट काशवी,
तो 3 zeros, दो 3 जगह zeros। वो टच करे और एक जगह वो पूरा इंटरसेक्ट करे। हाँ हाँ, टच करे या इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट करना कट करना एक ही बात है। टच करे या इंटरसेक्ट करे, जीरोस काउंट हो जाएंगे। तो 1 2 3 जीरोस होंगे इसके। सर एक क्रॉस क्वेश्चन, थोड़ा सोच के रिप्लाई करना होगा। पॉलिनोमियल हमने बनाया है एक्स में, वो ऐसा है और ये x को टच करेगा दो जगह पे, ये होगा 2, ये होगा 3। क्यों? क्योंकि इसके जीरोस क्या क्या हैं, 2 और 3 इसके जीरोस हैं। तो जो जीरोस की वैल्यू होती है वहीं पे ये टच करता है, ये 2 पे टच करेगा और 3 पे टच करेगा। ओके, अब सुनो, एक दूसरा पॉलिनोमियल बनाते हैं gy, इसमें y में पॉलिनोमियल रहेगा और ये है y² - 5y + 6। इसका ग्राफ कौन कौन बना सकता है? इसका ग्राफ बना सकते हो इसकी हेल्प लेके? सर सेम है ग्राफ। ग्राफ सेम रहेगा इसका, यस सर। मतलब ऐसे ही बनेगा। यस सर, सेम ग्राफ है। और ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। यस सर। ओके, नो सर। सर पर उस केस में तो हम f of x को y की इक्वल मान रहे थे ना, यहाँ पे हाँ। g of y इक्वल टू y हो गया फिर तो। सर वही तो y एक वेरिएबल ही है सिर्फ सर, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। तो एक्सिस चेंज नहीं होगा। यस सर सर, ये एक्सेस सेम चेंज नहीं y होगा। एक्सिस पे होएगा। सर नहीं, हाँ? एक्सेस चेंज नहीं कर सकते सर, ये हम y को x की तरह ट्रीट करेंगे नहीं तो एक्सिस चेंज क्यों नहीं करेंगे? सर, क्योंकि सर x एक्सिस पे x ही तो आएगा सर, y को x की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो इसका ग्राफ ऐसे नहीं बनना चाहिए। यस सर। नो सर। सोचो और रिप्लाई करो। ये हमारा x है, ये हमारा x डैश है, इसका सर ग्राफ ग्राफ। सेम बनेगा ग्राफ पहले वाले केस में। तो इस क्वेश्चन का ग्राफ पार्ट 1 होगा या पार्ट 2 होगा? तनिष्क कह रहा है पार्ट 2 होगा। सोचो, आराम से सोचो, इतना ब्लाइंडली आंसर नहीं दो, सोच के बताओ। सो मेरे हिसाब से पार्ट 1 होना चाहिए, क्योंकि उस केस में हमने f of x को y माना, तो अब हम g of y को x मानेंगे मेरे हिसाब से। ओके, ये सब फर्स्ट पार्ट ही होएगा क्योंकि वो g of y है। g ऑफ y है। तनिष्क अभी भी सेकंड पार्ट पे? यस सर, सेकंड पार्ट पे। चलो एक काम करते हैं, y² - 5y + 6, इसको हम क्या मानेंगे, y मानेंगे या x मानेंगे? ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या मानेंगे इसको? तो y मानेंगे। इसको y मानेंगे ग्राफ प्लॉट करने के लिए। क्यों मानेंगे y? चलो y मान लिया तो x की वैल्यू कहां से लाएंगे? सर नहीं, y नहीं मानेंगे, सॉरी। x मानेंगे। x नहीं मानेंगे तो x और y के ऑर्डर्ड पेयर कहां से लाएंगे? क्या करो, तो x is equals to f of y। क्या? तो x is equals to ऑब्वियसली x इक्वल टू f ऑफ y, बिल्कुल सही बात। तो ये f ऑफ y ही तो है, उसको हमने x मान लिया। देखो x नहीं मानेंगे तो x के पॉइंट, x की वैल्यू कहां से लाएंगे? जब तक x नहीं ओके लाएंगे सर। तो प्लॉट कैसे करेंगे, x, y बनाएंगे कैसे? तो ये डेफिनेटली x ही होगा। तो सुनो, y को मान लो, y को मान लो हम रख देते हैं, कितना रखें, 2 रख देते हैं। x कितना आएगा बताओ? सर x 0 आएगा। 0 आएगा। तो x, y ऐसे पॉइंट लिखा जाता है ना, तो ये क्या कोऑर्डिनेट बनेगा, ये तो x की वैल्यू है 0 आ गई है, तो 0, 2। बताओ ये पॉइंट कहाँ लाई करना चाहिए? सॉरी, y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ये पॉइंट हो गया वो, यहाँ पे तो वो पॉइंट दिख ही नहीं रहा है। दूसरा रखो, अगर y को 3 रखो तो x कितना मिलेगा? 0। x को 3 रखो यहाँ पे, यस सर, 0 मिलेगा। यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी 2 और 3 पे ये 0 हो जा रहा है, तो वो 2 और 3 यहाँ दिख गया x एक्सिस पे, क्योंकि x2 पे y 0 है, x3 पे भी y 0 है, तो इसको लेके ऑर्डर्ड पेयर में पॉइंट क्या बना, 2, 0। ये पॉइंट x पे लाई करेगा,
इसको लेके बना 3,0, ये भी x पे लाई करेगा। तो इसको लेके पॉइंट क्या बना 0,3। अब चेक कर लो इन दोनों पॉइंट्स में एब्सिसा 0 हो गया है, तो ये पॉइंट y एक्सिस पे जाएंगे। देखो ये फाइनल कंक्लूजन, इसको समझो पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल बनाना है इसका। देखो ये जो ग्राफ है, पहले तो ये समझो कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है, यहाँ पे लिखा भी है, इसको बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला एक यू शेप कर्व होता है, यू शेप का। तो ये ऊपर भी ओपन हो सकता है और नीचे भी ओपन हो सकता है, ठीक है। ऊपर ओपन होगा इसकी भी कंडीशन है, और नीचे ओपन होगा इसकी भी कंडीशन है। ये राइट और लेफ्ट भी ओपन हो सकता है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इसको पहले मैं बता देता हूं, फिर ये टेबल हम लोग बना लिया जाएगा। लीनियर का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होता है, ये हमने देखा भी है बना के। लेट अस कंसीडर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। यहां पे a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 होगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं, लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका जो ग्राफ बनता है, वो पैराबोला होता है। पैराबोला एक यू शेप का कर्व होता है, यू शेप का कर्व होता है। देखो पहली कंडीशन, अगर a हमारा पॉजिटिव है, a अगर हमारा पॉजिटिव है, तो जो पैराबोला बनता है वो ओपनिंग अपवर्ड होता है, ओपनिंग अपवर्ड मतलब ऐसा। अगर हमारा a नेगेटिव है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो भी पैराबोला होता है, बट वो ओपनिंग डाउनवर्ड होता है, मतलब ऐसा। तो ये ओपनिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला हमारे सिलेबस में है। राइट और लेफ्ट वाला हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन ऐसे बनानी पड़ेगी, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया है। तो इसमें क्या होगा, a 0 नहीं होगा, इसका a अगर पॉजिटिव हो जाए तो ये पैराबोला किधर ओपन होगा, ओपनिंग राइट राइट वर्ड, ये राइट की तरफ ओपन होगा ऐसे। और अगर इसमें a नेगेटिव हो जाए तो ये लेफ्ट की तरफ ओपन होगा, मतलब ऐसे। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये एक्चुअली कॉनिक सेक्शन मिलेगा तुमको क्लास 11th में अगले साल। तो कॉनिक सेक्शन में ये सारे पैराबोला हम पढ़ेंगे। तो अभी बस हमारे सिलेबस में ये वाला है। तो y में क्वाड्रेटिक अगर रहेगा तो उसका प्लॉटिंग कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। प्लॉटिंग तो इसका भी मैंने अभी तक नहीं देखा है, बट ये हम फिर भी इसको हॉट्स का सेक्शन मानते हैं। तो जब हम पैराबोला जब हम ये पॉलिनोमियल्स खत्म कर रहे होंगे, तो एक मैं ग्राफ प्लॉट करके दिखा दूंगा कि इन केस अगर आ जाए तो कैसे उसको बनाते हैं। लीनियर इक्वेशन में हम 3 सॉल्यूशन निकालते हैं और तीनों को प्लॉट कर लेते हैं। पैराबोला अगर आता है क्वाड्रेटिक, तो हम कम से कम 7 to 9 सॉल्यूशंस निकालते हैं, 7 to 9, और फिर उन सारे पॉइंट्स को रख के प्लॉट करते हैं, तब फाइनली हमको ग्राफ मिल जाता है। तो इसमें 3 पॉइंट से बिल्कुल भी नहीं होता है, कम से कम 7, 9, 11 ऐसे पॉइंट्स लेते हैं। तो वो बात की बात है। तो ये हमारा ग्राफ का नेचर होता है। समझ आया ये वाला? यस सर। तो इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो, कर लेना। देखो अब हम ना ये जरा एक टेबल है, इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर लिख लेना, इसको बना लेना अच्छे से ग्राफ के साथ। देखो इसमें क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल जीरोस बताने हैं, रियल जीरोस। थोड़ी देर पहले हमने ये देखा कि ग्राफ से हम पॉलिनोमियल की डिग्री डिसाइड नहीं कर सकते, इसी वजह से हम रियल जीरोस ही बता पाएंगे, इमेजिनरी जीरोस कितने होंगे वो नहीं बता पाएंगे। इसमें जैसे कि 2 जीरोस हैं, इसमें भी वैसे कहने को स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इसमें भी 2 जीरोस हैं, बट वो दोनों इक्वल हैं, और इसमें कोई भी जीरो नहीं है। इसमें लिखा है 1 रियल जीरो, दोनों इक्वल होंगे, अलग बात है। अब देखो कैसे इसको समझेंगे, ये जरा टेबल एक बार देखो। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इधर लिखा हुआ है, यहाँ उनकी डिग्री लिखी हुई है, यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स लिखे हुए हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, मैक्सिमम टर्म्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नहीं, ये नंबर ऑफ रियल जीरोस हैं। और ग्राफ कैसा होगा वो लिखेंगे।
तो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका जनरल फॉर्म भी एक जगह बना देना इसमें, मतलब टेबल में एक बॉक्स और खींच लेना, इधर से बढ़ा के एक और खींच लेना और इसमें हेडिंग क्या बना देना, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर डिग्री, है ना। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है ये उसका जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, डिग्री 1 रहेगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, 2 टर्म्स हो सकते हैं, वैसे एक टर्म पे भी लीनियर बन जाएगा। अगर fx इक्वल टू 5x लिख दें तो वो लीनियर हो जाएगा। नंबर ऑफ रियल जीरोस कितने होंगे, मैक्स टू मैक्स 1 होगा। अब मैंने बताया ना, डिग्री से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं। ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक है तो क्या होगा जनरल फॉर्म, थोड़ी देर पहले लिखा भी था, ax² प्लस bx प्लस c, डिग्री होगी 2, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल जीरोस होंगे 2। ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला। क्यूबिक है तो उसका क्या होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, नंबर ऑफ टर्म्स 4, नंबर ऑफ रियल जीरोस 3 मैक्सिमम। और ग्राफ कैसा बनेगा, क्यूबिक कर्व होगा। क्यूबिक कर्व थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि एक ये क्या होगा, क्यूबिक कर्व एक फैमिली है एक्चुअली, क्यूबिक कर्व एक फैमिली है, उसमें कोई भी नेचर हो सकता है। जैसे डिग्री 2 के सारे कर्व्स का, सारे पॉलिनोमियल्स का ग्राफ पैराबोला नहीं बनता है, डिग्री 2 में सर्कल भी बनती है, डिग्री 2 में एलिप्स भी बनता है, डिग्री 2 में हाइपरबोला भी बनता है। तो डिग्री 2 का कर्व जो होता है वो एक फैमिली है, जरूरी नहीं है सारे डिग्री 2 के कर्व पैराबोला ही बनाएंगे। ये देखो x² प्लस y² इक्वल टू 4, ये पैराबोला नहीं बनाएगा, ये भी डिग्री 2 का ग्राफ है, बट इसका ग्राफ सर्कल बनेगा, ऐसा बनेगा। ये सेंटर होगा ओरिजिन पे और रेडियस होगा 2, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। तो मैं बता रहा हूं ना, एक फैमिली है, क्यूबिक कर्व भी एक फैमिली है, उसमें अलग अलग नेचर हो सकता है। डिग्री 2 भी एक फैमिली है, उसमें एक मेंबर है पैराबोला। ठीक है, तो ये टेबल कॉपी कर लो।